चलो अपन लोग पढ़ना चालू करते हैं। कल अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया था? ठीक है, कल हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता कौन है। तो आईफेक करके एक बॉडी है, बेसिकली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अलग अलग कंट्रीज की जो यहाँ पे अकाउंटिंग बॉडीज रहती हैं, रेगुलेटिंग बॉडीज रहती हैं, वो इसकी मेंबर है। और ये आईफेक जो है वो यहाँ पे ये सारे काम करती है। आईफेक के अंडर एक बोर्ड है आईएएसबी, जिसका एक काम है बेसिकली कैसे बनाते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आईएएसबी कैसे काम करता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स इन लोगों ने बना रखे हैं इस काम को रेगुलेट करने के लिए। और 37 स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए। ठीक है, इस पूरी बुक में बेसिकली ये सब चीजें पढ़नी है हमको। इसके बाद यूके का थोड़ा सा इन लोगों ने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि वहाँ का ऑडिट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से रेगुलेट करी जाती है। तो एफआरसी वहाँ की जो है गवर्नमेंट बॉडी है, जो यहाँ पे ऑडिट फर्म्स को और अकाउंटिंग बॉडीज को रेगुलेट करती है। और एफआरसी की एक टीम है, ऑडिट क्वालिटी रिव्यू टीम, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की ऑडिट करने वाली फर्म्स को मॉनिटर करती है। ठीक है, ये सब चीजें कल हमने पढ़ ली थी। ये आ गया था समझ में? क्लियर है इन क्रक्स जो मैंने बात करी? यस सर। सबको समझ में आ गया था ये? आया ना शुभ, वैदिक? सर कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अच्छा, क्लास अटेंड नहीं करी थी वैदिक? चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना है ना, मैं अपलोड कर दूंगा आज। वैसे मैंने कल वाली अपलोड करी भी नहीं है, पर मैं आज कर दूंगा। तो अभी हम लोगों को आपकी प्रोफेशनल बॉडीज का रोल देखना है कि उन लोगों का रोल यहाँ पे ऑडिटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने को लेकर के क्या रहता है। ऑडिटिंग प्रोफेशन को लेकर के आपकी रेगुलेटिंग बॉडीज या आपकी प्रोफेशनल बॉडीज का क्या रोल है ना? तो जैसे आपकी एसीसीए जो है ये प्रोफेशनल बॉडी है, और ये बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी विद इन दी प्रोफेशन जो है वो प्रमोट करने का काम जो है, एक काम इसका है। ठीक है, तो विद इन प्रोफेशन, विद हमारा जो प्रोफेशन है अश्योरेंस सर्विसेज का, ऑडिटिंग सर्विसेज का, तो इस पूरी सर्विस में एक बड़ा मेजर रोल आपकी बेटा प्रोफेशनल बॉडीज का है। ठीक है, और ये क्वालिटी प्रमोट जो कर रही है वो कैसे कर रही है वो आपको समझना है ना? काम करने वालों को काम सिखाना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छे से काम सीखेंगे, अगर वी आर गुड, वी हैव बीन टॉट गुड, एंड वी हैव बीन स्किल्ड बाय आवर प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो उसका एक बड़ा मेजर रोल होता है। अगर काम सिखाया नहीं जाएगा तो काम अच्छा करेंगे कैसे? है ना? कर सकते हो बिना सिखाए हुए अच्छे से काम? अगर आपने काम अच्छे सीखा नहीं तो कर सकते हैं उसको? जिस सुनो, जल्दी बताओ। नो नो सर। सर। नहीं कर सकते ना। ऐसा हमारे लॉयर्स की फैटर्निटी में बहुत ज्यादा है। लॉयर्स में बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि अब इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं, गली गली में लॉ कॉलेजेस खुले हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लॉ कहाँ से भी कर लो। तो लॉयर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी लॉ कर लो, डिग्री है ले लो। हालांकि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो लॉ है वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है भाई, आसान नहीं है वो चीज, है ना? अब इंडिया में जो बेस्ट लॉ कॉलेजेस हैं वो एनएलयूज के नाम से, जहाँ से पता है आपको एनएलयू के बारे में? नेशनल यूनिवर्सिटीज, पता है? सुना है ना एनएलयूज के बारे में? नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं सुना? नो सर। तो कोई बात नहीं। जैसे आप ट्वेल्थ देते हो ना, तो ट्वेल्थ के बाद इंडिया में आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, आगे आप क्या क्या पढ़ाई कर सकते हो। तो जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप आईआईटी कर सकते हैं, मेडिकल के हो तो आप यहाँ पर नीट का पेपर दे दो। ठीक है, ऐसे अगर आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हो ना, तो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए उनकी आईआईटी जो है वो एनएलयू होती है, नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं। एनएलयू मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी, मतलब वो आईआईटी के स्तर जैसी है। ठीक है, उसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एग्जाम होता है क्लैट, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है क्लैट के बारे में? सुना है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यहाँ पे। यस सर। हम्म, यस सर। तो क्लैट करके एग्जाम होता है, वो इंडिया के 5 टफेस्ट एग्जाम्स में से है, मतलब वो काफी है। तो उससे जो वो अगर क्लियर करोगे तो आपको नेशनल यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो अगर ठीक है, कोई बच्चा अगर एनएलयू जाके पढ़ रहा है तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ और उसको जो पढ़ा रहे होंगे बहुत अच्छे से, वो सब चीजें होती।
लेकिन ना जरूरी नहीं है कि आप एनएलयू जाओ तभी आप वकील बनोगे। वकील आप कोई भी कॉलेज से बन के पढ़ के बन सकते हो। ठीक है, इंजीनियरिंग के साथ भी तो ऐसे ही होता है ना। इंजीनियरिंग अगर करने के लिए कोई जरूरी थोड़ा ना आईआईटी जाओ, आपके एक शहर के किसी कॉलेज से बन के इंजीनियर बन जाओ। लेकिन जो आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है और जो आपके शहर के कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, दोनों में फर्क होगा। होगा नहीं होगा, हाँ या ना, यस और नो? Yes. होगा। हाँ, बस वही चीज ऐसे लॉयर्स के उसमें भी होगी। तो अब डिपेंड कर रहा है कि भाई आप किस लेवल का काम कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर। अब आपका इंस्टीट्यूशन है एसीसी है ना, वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, वो आपको पढ़ाने के लिए जो भी फैसिलिटीज हैं वो सब चीजें देगा, प्रोवाइड करेगा, ये सब चीजें आपके एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो वो ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। तो जब आप अपने इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकलेंगे, तो अगर उन्होंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आपकी वो जो मेहनत है वो वहां दिखेगी। आपकी काम जब आप करोगे एक्चुअली फील्ड में जाकर के, जब आप ऑडिट करेंगे, तो वो फर्क देखने के लिए आपको मिलेगा कि आप अपना काम कितने अच्छे से जल्दी से सीख पाते हो। ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो जिसने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक डिग्री दे के रख दी, तो वो लोग जब फील्ड में जाते हैं ना, तो बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनको फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो चीजें सीखने में बहुत आपको अगर टर्मिनोलॉजी नहीं आती ना, तो आप क्या काम करोगे ना, पता ही नहीं है कि क्या बात चल रही है दो लोगों के बीच में। लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने आपको बेसिक फंडामेंटल और ये सब चीजें क्लियर करी हैं, तो आपके लिए चीजें सीखना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। देखो, मैं कितना भी कुछ भी पढ़ा लूं, लेकिन जो चीज एक ऑडिट फर्म तुमको सिखा पाएगी वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा। मैं सिर्फ तुमको क्या सिखा सकता हूँ, मैं तुमको फंडामेंटल सिखा सकता हूँ, ऑडिट क्या होती है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्या बात करता है। ठीक है, ये सब चीजें हम आपको सिखा सकते हैं, अकाउंटिंग आपको सिखाई जा सकती है, सब चीजें होती है। लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू विल गो टू सम ऑडिट फर्म और अकाउंटिंग फर्म, तो वो प्रैक्टिकली वो कैसे होगा वो मैं आपको नहीं सिखा सकता। लेकिन उस आपकी अगर यहाँ आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, तो आप उस चीज को बहुत जल्दी से सीख लोगे। क्यों? क्योंकि आपके फंडामेंटल क्लियर है। फर्क समझ में आ रहा है आपको कि हमें हमारी पढ़ाई पर वैसे क्यों ध्यान देना चाहिए, हाँ या ना? Yes. यस सर। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देने का रीजन ये नहीं है क्योंकि वो तो चीज, चलो ऐसा है नहीं कि काम आप करने जाओगे तो सर हमने तो ट्रेनिंग करी, अब हम जा रहे हैं तो सब कुछ ही अलग है। होगा, डिफरेंटली बात अलग होगा। प्रैक्टिकली चीजें अलग तरीके से काम करती हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, वो अलग चीजें होती है, तो उनको डील करना पड़ता है। लेकिन आप इक्विप्ड होगे, आप उन चीजों को जल्दी सीख लोगे, है ना। ये फर्क आता। तो प्रोफेशनल बॉडीज का आपके प्रोफेशन को लेकर के ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कि उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्वालिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोगों को एक रिग्यूरस क्वालिफिकेशन देकर के, जिसमें आपको जो भी नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड है वो सब चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, और ये जो आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये आपको सपोर्ट करते हैं कि आप अच्छे प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपने काम में दिखाएं। ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टीज टू गवर्नमेंट, इसके अलावा जो आपके ये प्रोफेशनल बॉडीज हैं, इनका काम यहीं तक सीमित नहीं है। इवन जब हमारी गवर्नमेंट्स को अकाउंटिंग और बिजनेस मैटर्स में टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, तो ये आपकी प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं, जैसे यूके के अंदर एसीएस है, ये उनको वो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करती है, उनको एडवाइजरी रोल भी प्ले आप करते हो। आप सरकार कुछ अकाउंटिंग के ऊपर या ऑडिटिंग के ऊपर अपना कोई निर्णय लेने जा रही है, डिसीजन लेने जा रही है, तो उसमें आपसे वो एडवाइस मांगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ तक, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब इन प्रोफेशनल बॉडीज की मेंबरशिप आपको कैसे मिलेगी? ठीक है, आपको अपने एग्जाम्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का आपको अप्रोप्रिएट डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, जनरली जो 3 साल का आपका है यहाँ पे, जो जिसको आप इंटर्नशिप कह सकते हो, है ना। और एक एथिकल असेसमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो आपको आप ये प्रोफेशनल बॉडी अपनी सदस्यता देती है, अपनी मेंबरशिप देती है। वंस यू विल बिकम द मेंबर, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार मेंबर बन गए तो अब हमें पढ़ना छोड़ देंगे। वंस यू कम इनटू द प्रोफेशन, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप जिस सेक्टर के अंदर हो वहां रूटीन में डेवलपमेंट हो रहा है ना। आपको सीखना ही सीखना है, हर दिन कुछ नया सिखाएगा, हर क्लाइंट कुछ नया सिखाएगा।
कैसे? अब चलो मैं तो एक लॉयर हूं, लेकिन अब आप ऑडिटर हो, आप किसी बिजनेस आपके पास आया, वो अगर आपका क्लाइंट बना, तो आपको उसके बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या ना? सीखना Yes, sir. पड़ेगा। आप उसकी ऑडिट कैसे करोगे जब तक उसके बिजनेस के बारे में सीखोगे नहीं कि भाई क्या वो लोग बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री क्या है, उसके अंदर क्या लॉज बने हुए हैं, क्या उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस क्या है, कैसे वो लोग बिजनेस करते हैं, वहां प्रोडक्शन कैसे होता है, वहां सेल्स कैसे होती है, वहां परचेज कैसे होती है, व्हाट प्रोसीजर्स दे आर फॉलोइंग, है ना, वो प्रोसीजर्स क्या है, कैसे उन लोगों ने फ्रॉड और एरर्स को रोकने के लिए कंट्रोल सेटअप कर रखे हैं। तो ये पूरी चीज आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। सो एवरी डे यू विल गोइंग टू लर्न समथिंग, ठीक है। तो ये कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, और आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे ना कि नया क्या हो रहा है, उस दिन आप आउटडेटेड हो जाओगे मार्केट से, है ना। सभी प्रोफेशंस में ये होता है, कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई लॉयर हो, चाहे कोई ऑडिटर हो, सबके लिए जरूरी है, व्हेन यू आर प्रोफेशनल यू हैव टू लर्न एवरी न्यू अपडेट दैट इज अफेक्टिंग योर प्रोफेशन। तो आपके प्रोफेशन को अगर कोई भी चीज नया, कोई ऐसी चीज आई है जो आपके प्रोफेशन को अपडेट अफेक्ट करती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, और आपका कंपटीशन भी है, आप सेमी पार्शल क्वाजी कुछ भी कह लो, थोड़ा बहुत बिजनेस भी है ही सही। देखो, हमें क्लाइंट तो बनाने ही है, ठीक है। तो अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके साथ वाले तो सीखेंगे, और क्लाइंट जब आपके पास आएगा और उनके पास आएगा, तो उसको फर्क पता चल जाएगा कि आप पुरानी चीजें जानते हो, आपका साथ वाला नई चीजें जानता है, तो वो फिर आपको छोड़ करके दूसरे के पास चल जाएगा। होगा नहीं होगा ये? यस और नो? Yes, sir. तो अपने आप को अगर मार्केट में बनाए रखना है, तो यू कंटिन्यूसली नीड टू अक्वायर न्यू नॉलेज एंड अपडेट योरसेल्फ फ्रॉम योर प्रोफेशन। ये सिर्फ काम आपको करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जब आपकी मेंबरशिप भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप मेंबरशिप अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो आपको अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। समय समय पर आपकी एसोसिएशन, आपकी मेंबरशिप जब आप रिन्यू कराओगे, तो वो आपसे एग्जाम कंडक्ट होगा आपका, ठीक है। उस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा। हमारे लॉयर्स के साथ भी ऐसे ही होता है, हर 5 साल में हमको ये बताना पड़ता है हमने पिछले 5 साल में क्या काम किया है, तभी हमारी मेंबरशिप कंटिन्यू होती है, अदरवाइज हमारी मेंबरशिप लैप्स हो जाती है। आया समझ में ये जो लिखा हुआ है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या कहना चाह रहे हैं ये सुनो, Yes, sir. ठीक है। और इसके अलावा ये लोग कहते हैं, इन एडिशन हम लोगों को कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट जो है उनको कंप्लाई करना चाहिए एट ऑल टाइम, ठीक है। अब देखो, कोड ऑफ कंडक्ट, हालांकि इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आप प्रोफेशनल हैं तो आपका बिहेवियर भी प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे क्या होगा, उसके लिए आपकी प्रोफेशनल बॉडीज ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है। जैसे आपने देखा कि भाई लॉयर्स जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्या कपड़े पहनेंगे, वो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। वो जज को क्या कह करके बुलाएंगे, वो कोड ऑफ कंडक्ट है ना। आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। आपके बोर्ड का साइज क्या होना चाहिए, सब चीजें, बहुत सारी चीजें, है ना। कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, वो पहले किसी एडवोकेट के पास ऑलरेडी था, तो उसके पास आएगा तो उससे नो ऑब्जेक्शन लेकर के आएगा, तब आप उसका काम एक्सेप्ट करोगे। तो दे आर लॉट्स ऑफ rules or ethics has been developed by your association, your professional body, जिनको comply करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे मेंबर्स नहीं चाहिए जो डिसिप्लिन नहीं हो, बाहर निकाल दिया जाएगा आपको, क्योंकि आपसे इस प्रोफेशन की रेपुटेशन जुड़ी हुई है। अगर आप प्रोफेशनल बिहेव नहीं करोगे तो आपकी नहीं बल्कि पूरे प्रोफेशन की रेपुटेशन खराब होती है। होगी नहीं होगी? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. खाली अकेले आपका तो जुड़ा नहीं है। आप यहाँ पे, आप अगर एसीसी हो और इन कैपेसिटी ऑफ एसीसी, अगर आप प्रोफेशनल बिहेव नहीं कर रहे हो, इससे सिर्फ आपका नाम खराब नहीं हो रहा है, आपकी पूरी एसोसिएशन का नाम खराब हो रहा है, ठीक है। तो अकेले आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, पूरी एसोसिएशन का नुकसान कर रहे हो, सभी एसीसी का नुकसान कर रहे हो। तो आपके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। हो सकता है आपकी मेंबरशिप को खत्म कर दें,
सस्पेंड आपको कर दें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, या आपके ऊपर फाइन इम्पोज कर दें, ये सब चीजें करी जा सकती हैं। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा ये इतना ही था चैप्टर हमारा, खत्म ही हो गया तो। चैप्टर अपना खत्म हो गया है। सेकंड चैप्टर भी इसके क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यू हैव बीन आस्क्ड टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर योर, अच्छा मैंने क्या बताया, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, बाद में हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉस मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग ऑल ऑडिट, क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लॉज है जिनको आपको सभी ऑडिट्स में फॉलो करना जरूरी है? No, sir. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लॉज नहीं है ना, No, sir. कानून थोड़ी ना है जिनको आपको सभी ऑडिट्स में फॉलो करना, तो बस सही है, ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक सेकेंड ना, एक मिनट। हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लॉज नहीं है, अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। अगर फिर भी कंफ्यूजन, हम आगे पढ़ सकते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग ऑल ऑडिट अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस व्हिच वुड मून ऑडिट ऑब्जेक्टिव वुड नॉट बी मेट। ये सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है? जल्दी बताओ, सही स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है ये? True. ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। सी वाला ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनल रेगुलेशंस होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है ना? यस सर। Yes, ठीक sir. है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपके अलग हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में, इवन दोज यूजिंग आईएसए अडॉप्ट करने के बाद भी अलग अलग हो सकते हैं, ये भी सही। तो ए इज द करेक्ट आंसर ना। Which of the following are reason for the audit profession issuing auditing standards? इनमें से कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपने ऑडिट प्रोफेशन में हम लोगों ने ऑडिट स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं? कंसिस्टेंसी लेकर के आना, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करना ऑडिटर्स के लिए, या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी मेंटेन करना जो भी ऑडिट परफॉर्म करी जा रही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन से रीजन है यहाँ पे ऑडिट प्रोफेशन में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करने के लिए? फर्स्ट वन है या नहीं है? Yes, sir. सेकंड है? ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी किसको कहते हैं? व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? आप ऑडिटर्स के लिए ब्यूरोक्रेसी लेकर के आना चाहते हो, इसलिए आपने ये बनाया है स्टैंडर्ड्स? इसलिए स्टैंडर्ड्स बनाए आपने, ब्यूरोक्रेसी लेकर के आना चाहते हो? क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी लेकर के आना चाहते थे। जल्दी बताओ, सोचो। जल्दी सोचो भाई। ब्यूरोक्रेसी नहीं है? अच्छा सेकंड छोड़ो, थर्ड सब बताओ। टू इंश्योर क्वालिटी इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट परफॉर्म, थर्ड वाला सही है गलत है? सही है। सही है। तो ओनली डाउट दैट रिमेन्स विद अस इसकी भाई सेकंड ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, तो अब नीचे जाओ, ए बी सी और डी, तो इनमें से ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं जिसमें इन्होंने तीनों को सही माना हो, है क्या? Sir, A और option. ये ए ऑप्शन है ना। ऑप्शन है, बी है, सी है, तो ए ऑप्शन में उन तीनों को सही माना है। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एक सिस्टम जहां पे आप लोगों को बिठाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई सभी ऑडिटर्स को आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो उस सिस्टम को हम लोग ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो लोग ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होते हैं। उनको हमने इलेक्ट नहीं किया है,
आप उनको इलेक्ट थोड़ा ना करते हो, वो अपना एग्जाम देते हैं, वो एक सिस्टम है उसके थ्रू यहाँ पे वो पोस्ट उनको मिलती है। और उनका काम क्या होता है भाई, कानून के हिसाब से काम करवाना या जो भी उनका सर्टेन वे ऑफ उस पर्टिकुलर चीज को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो क्या स्टैंडर्ड इस वजह से बनाए गए हैं? ये पर्पस है स्टैंडर्ड्स बनाने का, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करने के लिए? नो सर। नो सर। नहीं है ना, ऐसा नो कुछ भी नहीं सर। है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेकंड जो है ये ऑप्शन गलत है, हमने इसलिए नहीं बनाए हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ पर आपके ऑडिटर्स के लिए ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द ओनली राइट आंसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल एक्ट एज ऑडिटर फॉर अ कंपनी? विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल, अब कौन कौन लोग एज ऑडिटर काम कर सकते हैं? कंपनी का प्रीवियस फाइनेंस डायरेक्टर जो कि कंपनी को 5 साल पहले छोड़ करके जा चुका है, या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बीइंग ऑडिटेड हु होल्ड्स अ वैलिड। अब देखो, ऑडिटर करने के लिए इंडिपेंडेंट होना आपका जरूरी है, ये बताया मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट में भी, सेकंड में भी। ठीक है, अनलेस यस एंड सर। अनटिल यू आर नॉट इंडिपेंडेंट यू कैन नॉट एक्ट एज एन ऑडिटर। तो फर्स्ट जो है वो फाइनेंस डायरेक्टर तो है, लेकिन उसको कंपनी को छोड़े हुए 5 साल हो गए, तो वो ऑडिटर एक्ट कर सकता है। 5 साल एक लंबा समय होता है, एक डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, कोई लेकिन जो डायरेक्टर है कंपनी का, जिसकी चाहे वाली वैलिड ऑडिट सर्टिफिकेट है, वो कर सकता है क्या ऑडिट? आप अपनी कंपनी की ऑडिट कर सकते हो जिसमें आप डायरेक्टर नो हो? सर। नहीं कर सकते। कोई नो सर। एम्प्लॉय जो कि कंपनी की नो ऑडिट कर सर। सकता है? नो सर। कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर की वाइफ कर सकती है? नो सर। नहीं कर सकती ना। तो ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वही पर्सन हमको इंडिपेंडेंट लग रहा है। चलिए, इन मोस्ट जुरिडिक्शन द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, ज्यादातर क्षेत्रों में, ज्यादातर जुरिडिक्शंस में कंपनी के ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, गवर्नमेंट या शेयर होल्डर? कौन करता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स शेयर करते होल्डर। हैं। अब इसमें से बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, शेयर होल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर्स भी होते हैं, ज्यादातर कंपनीज में शेयर होल्डर्स ही कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, या डायरेक्टर्स आर द स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। ठीक है, फिर बी। बी इज द करेक्ट। यस यस सर। सर। बाकी सी और डी भी पढ़ लो। डायरेक्टर विल ऑलवेज हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द कंपनी डूइंग वेल बिकॉज़ दे ओन शेयर्स इन द कंपनी दे वर्क फॉर। ये तो गलत है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्ड करते ही हों। गलत स्टेटमेंट है ना ये तो, सी वाला। यस यस सर। सर। ठीक है, क्या ऑडिटर्स को अलाउड है कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए? नो नो सर। सर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और करना है, फिर से हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन विल गो टू दी केस। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट यू कंप्लीट टू बिकम अ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट? क्या चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट क्या करके बनेंगे? 3 साल का एग्जाम पास करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल असेसमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, और एक एथिकल असेसमेंट, या इनमें से कोई एक नहीं है, या दोनों नहीं है, या तीनों नहीं है? 3 years ऑफ एग्जाम्स देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? जल्दी बताओ, एग्जाम नहीं लगेंगे 3 साल का? एग्जाम नहीं देना पड़ेगा आपको? खबर वो 3 साल से ज्यादा भी तो हो सकता है। ज्यादा यस हो सर। सकता है, बट मिनिमम तो 3 साल है। मिनिमम कितना टाइम लगेगा आपको एग्जाम देने में? 3 इयर्स। 3 years ही लगेंगे? 3 साल ही लगेंगे एग्जाम देने में? आया ना? यस सर। फिर, है ना, अभी आप एग्जाम दोगे, हर 6 मंथ्स में एग्जाम होते हैं। ठीक है, हर 6 मंथ्स में होते हैं ना एग्जाम आपके? 3 मंथ्स। नहीं, वो तो 3 महीने तो में तो वैसे होते हैं। अब वाले जो एग्जाम आपके दे रहे हो, ऑडिट का पेपर हर 3 महीने में तोड़ना होता है, वो तो हर 6 महीने में होता है शायद, है ना? नहीं नो सर, हर सर। 3 महीने में होता है। क्या कह रहे हो? हर 3 महीने में ही होता है। 3 महीने में होता है। अच्छा, हर 3 महीने में होता है ये?
क्योंकि मुझे लास्ट अभी याद है, अभी जून का होगा, फिर नेक्स्ट दिसंबर होगा। अच्छा, बीच में भी एक एग्जाम होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पर 3 साल आपको लगेंगे, है ना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको 3 साल का चाहिए, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है ना। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, और फर्स्ट जो है उस पे आप लोगों को थोड़ा सा डाउट है ना, उसी पे डाउट है बस थोड़ा सा। यस सर। यस सर। ठीक है ना, बट हाँ 3 साल लगते हैं एग्जाम देने में। एक सेकंड ना, फोन वापस आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे कि भाई क्या बात कर रहे थे हम लोग, कि सेकंड और थर्ड तो सही है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो चाहिए 3 साल का कम से कम, और एथिकल असेसमेंट तो देना पड़ेगा, है ना भाई, यस और नो? यस सर। दी ओनली कंफ्यूजन इज हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, 3 साल एग्जाम। तो अगर ऐसा, चलो ये मान लेते हैं कि भाई सर 3 साल तो नहीं लगेंगे, मेरे ख्याल से कम टाइम लगेगा, जरूरी नहीं आपको 3 साल ही लगे। ठीक है, तो अगर हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं, हो सकता है कुछ बच्चे 3 साल में क्लियर करें, कुछ इसको कम टाइम में भी क्लियर कर ले, तो 3 साल में ही एग्जाम देना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इस ऑप्शन को हम लोग गलत कर दे, कहते हैं कि भाई हाँ ये जरूरी नहीं है कि 3 साल में ही हम लोग एग्जाम करें, हो सकता है हम लोग कम टाइम में भी क्लियर कर लें। तो सेकंड और थर्ड अपना किसके अंदर आ रहा है? वो हमारा डी के अंदर आ रहा है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे समझ में सिंपल है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ वनाटू कंपनी। अब ये वनाटू कंपनी जो है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो केस अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट एट एन अकाउंटेंसी फर्म। ठीक है, और इस कंपनी का नाम है नाउरू एंड कंपनी। To become a chartered certified accountant, you will be working in the audit and assurance department where your mother is an audit engagement partner. अब आप अपनी पूरा करना चाहते हो, आप सर्टिफाइड चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपने ऑडिट एंड अश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना चालू किया, मतलब काइंड ऑफ यू हैव स्टार्टेड द इंटर्नशिप। लेकिन उस डिपार्टमेंट में आपकी मदर ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? मतलब आप अपनी मदर के अंडर ही काम करोगे, काम उनके अंडर ही सीखोगे, है ना। ये ऐसी बात हो गई, यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन ये ऑडिट के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो हम देखते हैं आगे क्यों नहीं है। अब नाउरू एंड कंपनी has several audit clients, although not as many as in the past due to the audit threshold being increased significantly over the last 15 years. Current regulation require all public interest entities, तो ऐसी एंटिटीज जो कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। देखो, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। जब लोगों का पैसा लग गया, वहां पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। जब लोगों का पैसा किसी एंटिटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कंसीडर हम लोग करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का मतलब क्या है, यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, तो करंट रेगुलेशन ये कहते हैं कि भाई सभी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज एंड जो कंपनीज जिनका $10 million का रेवेन्यू है और जहां पे 50 एम्प्लॉयज हैं, उन सभी कंपनीज को यहाँ पे ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। चलिए आगे समझ में, स्टेटमेंट इन लोगों ने क्या दिया है, दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ क्लियर है, आगे पढ़े। यस सर।
यस ठीक है। सर। अब आपकी कंपनी को एक अभी ये ऑडिट मिली है कंपनी की वनाटू की, और आपकी मदर ही वहां पे एंगेजमेंट पार्टनर है। यू हैव कंफर्म दैट यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ऑफ वनाटू, और आपने ये कंफर्म कर दिया ना, आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट और वो लोग जो कि गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों से इंडिपेंडेंट है, उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है ले दे करके। चलिए आगे समझ में ये भी स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं ये लोग। यस सर। नाउ लास्ट, एक कंपनी और आई आपके पास, माल्टा हैज अप्रोच योर फर्म फॉर एडवाइस ऑन वेदर दे रिक्वायर, क्या इनको ऑडिट कराने की जरूरत है या नहीं। इनके पास 75 एम्प्लॉइज और रेवेन्यू $8 million का ही है। माल्टा कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंकिंग प्रोवाइड करती है और इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हुई या नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये यस सर। इज दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आपके पास पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है भाई, तो आप यहाँ पे क्या बन गए, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। तो क्या इसको यहाँ पे आप क्या एडवाइस करोगे, इसको ऑडिट कराना कंपलसरी है या नहीं है। ऊपर देखो करंट रेगुलेशन क्या है, अभी कानून क्या बना हुआ है कि सभी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज और जिनका रेवेन्यू $10 million का 50 एम्प्लॉय, तो आपके 50 एम्प्लॉयज भी हैं, रेवेन्यू चाहे भले कम हो लेकिन आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इसका मतलब आप एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, जरूरी। यही एडवाइस करोगे कि मना कर दोगे मत कराओ, क्या करोगे। करवाना पड़ेगा। करवानी पड़ेगी, शोभ वैदिक समझ में आ गया, करवानी पड़ेगी इन लोगों को ऑडिट, आपकी एडवाइस यही है। यस सर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछा है। यू अब आपको बोला है कि यू विल बी एबल टू बी अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम एज योर इंडिपेंडेंट ऑफ द, क्या आप अभी मैं पूछा है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो आप क्लाइंट से इंडिपेंडेंट है इसलिए आप ऑडिट टीम के मेंबर बन सकते हैं। ऑडिट टीम की हेड कौन है, आपकी मदर ही है यहाँ पर, यस और नो। यस सर। ठीक है, यू विल बी एबल टू मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम एज यू आर न्यू एम्प्लॉय ऑफ द फर्म एंड हैव नॉट हैड टाइम टू बिल्ड एनी रिलेशनशिप व्हिच विल इंपैक्ट योर इंडिपेंडेंस। तो आप इसलिए मेंबर बन सकते हो क्योंकि आप ऑडिट टीम में नए हो, ठीक है, और आपका रिलेशनशिप बनाने में लोगों के साथ टाइम लगेगा, आप इंडिपेंडेंट है इसलिए आप मेंबर बन सकते हो, या फिर आप मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि आपकी मदर एंगेजमेंट टीम में पार्टनर है। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू बी अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम एज यू हैव नो ऑडिट, या फिर आपके पास ऑडिट एक्सपीरियंस नहीं है, आप कंपिटेंट नहीं हो। कौन सा सही स्टेटमेंट है ये बताओ, सोचो। क्या हम मेंबर बन सकते हैं नहीं बन सकते ऑडिट करने वाली टीम में, मतलब आप ये सोचो कि आपकी मदर ऑडिटर है, उनकी टीम है, आप उस टीम का पार्ट हो और आप सब लोग मिलकर के ऑडिट करने जाओगे। अब अगर वहां पे आपने काम अच्छे से नहीं किया तो क्या आपकी मदर आपके अगेंस्ट में एक्शन ले पाएंगी। नो सर। नहीं होगा ना, आप गड़िया गए, चाय पी, समोसा खाया, यूके में हुआ तो वहां का खाना खाया, वहां की कॉफी पी और वापस आ गए, काम आपने नहीं किया अच्छे से, तो आपकी मदर आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले पाएगी, तो इसका मतलब ऑडिट क्वालिटी खराब होगी यहाँ पे, यस और नो। तो क्या आप इस टीम के मेंबर बन सकते हो नहीं बन सकते, पहले तो ये बताओ। नहीं बन सकते। तो नहीं बन सकते तो ए गया, बी गया, ठीक है। अब बचे सी और डी, तो सी और डी में से कौन सा सही आंसर है, क्योंकि मेरी मदर यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर है, यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इसका मेंबर नहीं बन सकता, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया भाई सिमरन समझ में, वैदिक, यस सर। यस सर आ है गया। ना, क्योंकि क्वालिटी खराब हो जाएगी काम की, इस वजह से आपको मेंबर नहीं बनाएंगे। इनमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ माल्टा कंपनी, क्या माल्टा कंपनी को इसलिए ऑडिट कराने की जरूरत है, 50 मेंबर्स हैं, या वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या उनका रेवेन्यू नहीं है जरूरत, पहले तो जरूरत है या नहीं है, करानी तो पड़ेगी, यस और नो। यस सर। यस सर। सी और डी गए ऑप्शन, अब बचा कौन सा, करानी क्यों पड़ेगी, क्योंकि आप फाइनेंशियल सर्विसेज हो या फिर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा है, फाइनेंशियल सर्विसेज। डी क्योंकि आप ऑप्शन। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ गया समझ में भाई, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो। यस सर। Which two of the following will ensure the quality of work performed by accountancy firms such as Nauru and companies at high standard?
ठीक है, कौन, अब इसमें से ए बी सी दो सही आंसर है ना। क्या फर्म को अपने क्वालिटी पॉलिसीज और प्रोसीजर स्टैब्लिश करने चाहिए? क्या फर्म के काम का क्वालिटी रिव्यू कोड करेगी? कोड करती है क्या कभी क्वालिटी रिव्यू आपके काम का? नो सर। नहीं करेगी। क्या IAAS भी आपके काम का क्वालिटी रिव्यू करेगी? ये काम है IASB का? नो सर। नहीं नो सर। करेगी। The threat of legal action by ACCA will encourage a high level of quality. क्या ACCA का आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेकर के आने का डर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ काम एनकरेज करने के लिए प्रमोट करता है? या फिर फर्म विल बी यस सर। सब्जेक्ट टू क्वालिटी रिव्यूज बाय लीगल एक्शन क्यों लेकर के आएगी ACCA आपके अगेंस्ट में, जब वो खुद इस में है कि भाई आपको यहाँ से निष्कासित कर सकती है मेंबरशिप से, वो खुद एक्शन ले सकती है, तो वो लीगल एक्शन क्यों लेकर के आएगी? ये बताओ। लाएगी क्या? लीगल एक्शन लेकर के आएगी क्या ACCA आपके अगेंस्ट में, या वो खुद ही एक्शन ले सकती है आपके अगेंस्ट में? खुद ही खुद एक्शन ही। ले सकते। खुद ही ले सकती है ना, तो डी तो कैसे सही आंसर हो सकता है ना। यस सर। यस सर। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे? ए एंड और ए और ई। ई इज दी करेक्ट आंसर। आ गया भाई, समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ द ऑडिटर ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट? कौन सा अधिकार नहीं है आपको यहाँ पे? कौन सा अधिकार नहीं है आपको? जनरल मीटिंग्स में बोलने का अधिकार है आपको ऑडिट मैटर्स के संबंध में? यस सर। कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का राइट है आपके पास में? यस यस सर। सर। ठीक है। कॉपी रिटर्न रेजोल्यूशंस की कॉपी रिसीव करने का राइट है आपके पास में? यस यस सर। सर। बोर्ड मीटिंग्स की नोटिस और मीटिंग अटेंड करने का राइट है क्या आपके पास में? नो सर। नहीं, बोर्ड मीटिंग का नहीं है सर हमारे पास राइट। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, वैसे डी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे सारे क्वेश्चन समझ में क्लियर है यहाँ तक? सर क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बता दो वापस। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यस सर यही वाला। सर अब ये इसमें क्या है? फर्स्ट वाला क्यों गलत हुआ? क्यों गलत हुआ फर्स्ट वाला? देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, एक कंडीशन, या तो आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो तो आपको करानी ही है ऑडिट। दूसरी कंडीशन इन लोगों ने लगी थी कि अच्छा अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं हो तो उनके लिए है कि मोर देन 50 एम्प्लॉयज एंड वर्ड यूज किया था उन लोगों ने यहाँ पे। एंड क्या यस सर। बोला था उन्होंने? $10 मिलियन, यस सर। $10 मिलियन जो है उससे ज्यादा का रेवेन्यू। तो अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं हो तो हमको ये कंडीशंस देखनी है, लेकिन हम तो जब इसी के अंदर आ गए कि आप तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो, तो ये कंडीशन नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है ना आपको, फिर आपके लिए कंडीशंस नहीं है। आया समझ में? यस सर। है ना, वापस एक बार वो स्टेटमेंट भी रीड कर लो ताकि तुम लोगों का क्लियर हो जाए, डाउट नहीं रहना मन में। इन्होंने क्या बोला है? ठीक है, कहाँ गया हमारा करंट रेगुलेशन लिखवा है, ऑल सभी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज को कराना है। तो हम तो इसी में आ गए ना, हम आगे जाए क्यों? आगे चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में आ गए, बात खत्म। आया समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो। इस वजह से हमने सेकंड फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट नहीं माना, हमने इसलिए सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट माना है। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस यस सर। सर। चलो फिर क्लास को खत्म करें यहाँ पे, कोई डाउट हो तो बता दो।